हेलो, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। ऑलराइट, चलिए गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय का वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि सामाजिक अध्ययन के आपके है और आपकी काफ़ी डिमांड के ऊपर ही मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप कह रहे थे कि सामाजिक अध्ययन के भी क्वेश्चंस मैम दिखाइए किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो वही कुछ चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल आपकी क्लास होने वाली है गाइस, लास्ट तक क्लास को देखना और तभी आपको सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। बहुत बेनिफिशियल आपके लिए क्लास होने वाली है। चलिए जल्दी जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लीजिए, 7 बज चुके हैं। अब तो आप सभी को टाइम भी याद हो गया होगा, क्योंकि हम डेली लाइव आते हैं 7 बजे। आप लोगों से कुछ कुछ बातें करने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं तो मुझे भी सबसे ज़्यादा मज़ा लाइव क्लास लेने में ही आता है, क्योंकि साथ साथ में आपके कमेंट्स देख सकती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, क्योंकि पढ़ाई के बीच में फिर मेरा बिल्कुल फोकस रहता है कि फिर मैं आपको सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा कमेंट्स से अपना हट के इधर ध्यान लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डिलीवर करना होता है अपना 100%। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सभी लोग आ गए हैं और जो अपने कुछ काम में लगे हैं वो लोग बाद में देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। और हाँ गाइस, रिमाइंड करना कि जो भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डेली बेसिस पर टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप उनको रिवीजन उनका करते रहे समय समय पर, नहीं तो आप फिर उनको भूल जाएंगे, ठीक है। अगर आप उन्हें सही से याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए। मैं आपको एक दिन टाइम टेबल, एक काम करते हैं, क्यों ना संडे में लाइव आकर आपके साथ टाइम टेबल डिस्कस कर लिया जाए, कैसा रहेगा? ओके ठीक है, फिर प्लान बनाते हैं ना। संडे में लाइव आती हूँ मैं, आपसे बात करती हूँ आपके सामने बैठ करके। तो फिर हम कुछ कुछ उसमें ऐसी बातें करेंगे कि किस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए, अगर जिसमें हम सभी सब्जेक्ट को कवर कर सके, सभी को बराबर समय दे पाए और फिर हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। आपने ऑफिशियल लेटर तो देख लिया होगा शासनादेश का, जिसमें कि आपको साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि सेकेंड सेमेस्टर में जो आपके मार्क्स आएंगे उन पर ही बेस्ड आपके फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स होंगे। देखा है आपने वो? तो वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपकी सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन जितनी आपने पहले सेमेस्टर की थी उससे बेस्ट आपको करनी होगी, क्योंकि ये आपको दोनों सेमेस्टर को अफेक्ट करेगा। और आगे आगे तो पता नहीं फिर एजुकेशन के फील्ड में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं। हो सकता है मेरिट के थ्रू आपका जो है टीचिंग एबिलिटी आपकी मानी जाए, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो अपनी मेरिट को, अपने मार्क्स को बहुत अच्छा लेकर के आइए और चीज़ों को समझ कर चलिए, क्योंकि इंटरव्यू भी होने की बात कही जा रही है कि इंटरव्यू भी हुआ करेगा। तो उन चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकली फेस करोगे, बहुत अच्छे से समझोगे, समझकर चीज़ों को तैयार करोगे, तो आप फिर बहुत अच्छा हर एक जगह करने वाले हैं, आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, आज की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग तैयार हैं? थम्स अप करके बताइए। ठीक है, फिर चलिए शुरुआत करते हैं। और गाइस, वीडियो को समय से पहले आप एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ लगभग 20 से 25 मिनट पहले कि 7 बजे क्लास आने वाली है। तो आप तभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि सभी लोग आ सके और इसका लाभ ले सके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, त्रिज्या किसको बोलते हैं? रेडियस को। तो त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की? वो दोस्तों लगभग है 6370 किलोमीटर। तो 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, लगभग बताई गई है, क्योंकि एक्यूरेट तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन लगभग 6370 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मेंटल क्या है? आपको दोस्तों इसी तरीके के टर्म्स आपसे पूछी जाएगी कि मेंटल क्या है,
ठीक है। कोर क्या है, शेल क्या है, इस तरीके के टर्म्स ज़्यादा आती है सामाजिक अध्ययन में, इसीलिए आपको हर एक चैप्टर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, हर एक चैप्टर की डिटेल्ड क्लास आपको दी जाएगी। चलिए अब पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले अगर जिस चीज़ की बात चल रही है वही कर लेते हैं। तो मेंटिल क्या होता है, ये भूपर्पटी के नीचे अवस्थित कुछ परतें होती है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, उनको मेंटिल या मेंटिल कहते हैं, ठीक है। तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, उनको हम क्या कहते हैं, मेंटिल कहलाती है वो सभी परतें। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। यहाँ आपसे बस इतना पूछ लिया गया है कि मेंटिल का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ये चीज़ें साथ के साथ समझ आई। बहुत अच्छी बात है कि यहीं पर इसने पूछ लिया। तो मेंटिल का निर्माण अगर बात करें कैसे होता है, तो इसका निर्माण गाइस ठोस शैलों के द्वारा होता है। जो ठोस शैलें होती है वो आपस में मिल करके क्या बनाती है, मेंटिल का निर्माण करती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोर क्या है, इसके भागों के नाम लिखो। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, यानी पृथ्वी की कुछ परतें होती है इस तरीके से, ये मैं सही नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जो सबसे बीच का इसका पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ये सबसे आंतरिक परत होती है, तो यह कहलाता है कोर, जो कि निकल और लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लोहा और खनिज तत्व मिलते हैं और इन्हीं से बनी होती है। इस परत के दो भाग होते हैं, एक तो बाहरी कोर और एक क्या होता है, आंतरिक कोर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेल क्या है, शेल क्या होती है, वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या फिर चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, वो सभी क्या कहलाती है, वह सभी कहलाती है शेल, ठीक है। भूपर्पटी के निर्माण में जो मदद करती है वे क्या कहलाती है, शेल कहलाती है। और ये कुछ पदार्थों की बनी होती है जिनमें ग्रेनाइट, चीका, रोड़ी इस तरीके के पदार्थ मिले होते हैं। आगे बात की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्या है, चट्टानों के कितने भेद होते हैं। तो चट्टानों के दोस्तों 3 भेद होते हैं, अग्नेय चट्टानें, अवसादी और रूपांतरित। इन तीनों को आप बिल्कुल याद रखेंगे, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं। चंद्र दिवस किसे कहते हैं, जब 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंच जाता है, वह क्या कहलाता है, चंद्र दिवस कहलाता है, ठीक है। 24 घंटे 50 मिनट का समय लेता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे आपसे पूछा गया है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है। तो क्या आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि उसका अपना कोई प्रकाश होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको अवशोषित करता है और फिर अपनी चमक बिखेरता है। उसके पास अपनी कोई भी स्वयं की प्रकाश नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है, या फिर ये भी कह सकते हैं पृथ्वी सौरमंडल का ग्रह है ना, जिस पर जीवन है, पानी है, सभी चीजें हैं। यही एक ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ओके, बता पाएंगे आप अगर पृथ्वी के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, यह होता है एक उपग्रह। किसका, पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है चंद्रमा को, ठीक है दोस्तों। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, एपोजी क्या है। तो चंद्रमा की सापेक्षित स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था में को एपोजी कहा जाता है। जब चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा दूर चले जाते हैं, जब ये रोटेट करते हुए अपनी दूरी पर घूमते हुए, तो जब सबसे ज़्यादा दूर हो जाते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरोजी क्या है।
ये एपोजी था, यहाँ बात की गई है पेरोजी। तो इसका उल्टा होगा कैसे कि चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति गति के पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है। यहाँ भी बात की गई है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरोजी। समझ आ रहा है ना आपको सभी चीजें? कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि क्या किसका मतलब क्यों कैसे है? ठीक है, क्वेश्चन अराइज किया कीजिए अपने माइंड में, तभी आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में आता भी है। क्या है? ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है जिसे ग्रहण कहते हैं। जैसे मान लिया इधर सूर्य है, ठीक है, और यहाँ हो जाती है चंद्रमा और इधर है पृथ्वी। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है, पृथ्वी पर सूर्य की सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ती है, लेकिन जब इनके बीच में यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है तो उस हिस्से को क्या होता है, ये यहाँ पर छाया इसकी बन जाती है चंद्रमा की। उस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं आता है वहाँ पर छाया बनी होती है, तो उस समय क्या हो जाता है, उस स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य अवस्थित होती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी एक तरफ सन हो जाता है, ठीक है, और बीच में हो जाती है पृथ्वी यानी अर्थ, और दूसरी तरफ हो जाता है मून। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में अवस्थित होती है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ने लगती है, तो तब क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा तिथि को होता है। जब भी पूर्णिमा होगी तभी चंद्र ग्रहण पॉसिबल है, तभी हो पाएगा। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाता कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। समझ आ गया आपको? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? भौतिक, रासायनिक एवं जैविक होते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? तो बर्फ की गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। आपको पता है कि हिम को हम बर्फ कहते हैं, तो हिमानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ से रिलेटेड कुछ चीज है। तो बर्फ की जो गतिशील ढेर होते हैं उन्हीं को हिमानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमोड़ किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों पर जमा कर देता है तो इन्हें क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, जो चट्टानें होती है हिमानी, जब इनका बर्फ जो है घर्षित होकर उसका चूर्ण बनकर निचले भागों में जमा हो जाता है तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर अग्नेय चट्टानों के भाग आपसे पूछ लिए गए हैं कि कितनी तरह की होती है अग्नेय चट्टानें। तो चलिए देखते हैं। 2 प्रकार की होती है अग्नेय चट्टानें रासायनिक संरचना के आधार पर। एक तो अम्लीय और दूसरी होती है क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय अग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन है अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जो विखंडित होकर ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित होती है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब पृथ्वी पर सैकड़ों सालों के बाद किसी जीव या कोई पेड़ होते हैं, उनसे क्या होती है, वो सभी जैविक पदार्थों में बदल जाती है, चट्टानों में बदल जाती है। तो उन्हीं से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। किस किस से? जैविक पदार्थों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों से। इन्हीं के जमाव से क्या हो जाता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में अवसादी चट्टानों के कोई भी 2 उदाहरण बताइए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो बलुआ पत्थर और खड़िया, ये दोनों ही दिखने में सफेद होते हैं। तो ये किससे बनते हैं? अवसादी चट्टानों से बनते हैं। ठीक है, ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? सही है स्पीड इतनी? तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे और समझ भी आ रहा है ना सब चीजें?
चलिए बताते रहिएगा आप साथ साथ मुझको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। जो आंतरिक संरचना की परतें होती है पृथ्वी की, उनके नाम है भूपर्पटी, मेंटिल एवं कोर। 3 परतें होती है पृथ्वी की। सबसे बाहरी क्या होती है? भूपर्पटी होती है। फिर उसके अंदर आती है, हम बात करें, मेंटिल, ठीक है, और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? आंतरिक कोर होती है। तो ये तीनों इसकी क्या होती है? आंतरिक संरचना की परतें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? तो भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं और भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है, उन्हें धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? तो वे है अंतर्जात बल और बाहिर्जात बल। ठीक है, अंतर्जात बल और बाहिर्जात बल, इन दोनों में इनको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा के रखिए। मैग्मा क्या है? तो ये बहुत पूछा जाता है कि मैग्मा क्या होता है। ये धरातल के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है मैग्मा। ठीक है, जो अर्ध तरल पदार्थ होते हैं यानी पूरी तरीके से तरल नहीं होते हैं, तो उन्हें ही क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं मैग्मा। सही है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बात करें लावा किसे कहते हैं? तो धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है, यानी जब ये मैग्मा पृथ्वी पर बाहर आकर फैल जाता है किसी भी ज्वालामुखी के फटने के बाद, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लावा। ठीक है, समझ आया क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी क्या होता है, ये बताइए, तो ज्वालामुखी एक ऐसा शंकुआकार पर्वत होता है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टान पदार्थ का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो ये सभी चीजें क्या होती है? बाहरी परत पर पृथ्वी की आ जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ये एक पर्वत होता है, तो इसे ही हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर किसे कहते हैं? तो क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है। जैसे ये इस तरीके का होता है ज्वालामुखी, ठीक है, पर्वत के समान। तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोला जाता है क्रेटर। समझ आई बात? और ज्वालामुखी के अगर प्रकार की बात की जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी यानी जिनमें बार बार वो फटते रहते हैं। दूसरे होते हैं प्रसूत जो कभी कभी अपना रूप दिखाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं सुसुप्त और शांत ज्वालामुखी जो बहुत दिन तक शांत पड़े रहते हैं और फिर अचानक से फटते हैं। तो इन 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है ज्वालामुखी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा ज्वालामुखी ऐसा है जिसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? वो है माउंट स्ट्राम्बोली। ठीक है, माउंट स्ट्राम्बोली ये होता है, इसका नाम है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है गाइस, तो चलिए मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। ऑलराइट गाइस, तो जल्दी जल्दी बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी? समझ आई ना सभी चीजें? अच्छे से सच सच बताना आप सभी लोग। ठीक है दोस्तों, फीडबैक जरूर दिया कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्लास अच्छी लगी है, तो जरूर 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 लाइक करें और इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।